हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे फंक्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल हम जानेंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन पे हमने ना सिर्फ फंक्शंस की डेफिनेशन बल्कि उसके टाइप्स के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, जो वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। फ्रीली यहाँ से मटेरियल डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको प्रमुख जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बुक्स रोजन को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 पे मौजूद हैं। 2.3 हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स हम जान चुके हैं। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज विद टाइप्स और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है वो है रियल वैल्यूड। ठीक है, तो रियल वैल्यूड क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ए फंक्शन इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड इफ इट्स कोडोमेन इज अ सेट ऑफ द रियल नंबर। यानी आप एक फंक्शन को रियल वैल्यूड उसी वक्त कहेंगे जब उस फंक्शन के कोडोमेन की जो वैल्यूज है, ठीक है, कोडोमेन का क्या मतलब है, जब आप वैल्यूज मैप करते हो तो जो राइट हैंड साइड पर वैल्यूज होती है वो कोडोमेन होती है कंप्लीट, इधर वो रेंज में मौजूद हो या ना हो, तो वो कोडोमेन वैल्यूज क्या हो, सेट ऑफ द रियल नंबर हो। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है वो हम जान चुके हैं। एंड इट इज कॉल्ड अ इंटीजर वैल्यूड। ठीक है, किसी फंक्शन को हम इंटीजर वैल्यूड कब कहेंगे, इफ इट्स कोडोमेन इज अ सेट ऑफ द इंटीजर, और जब उसके कोडोमेन की वैल्यू जो है सेट ऑफ इंटीजर है। क्विक रिव्यू करते हैं कि कोडोमेन क्या था। मैंने फंक्शंस में बताया था कि जब हम फंक्शन को मैप कर लेते हैं तो ये हमारा x एलिमेंट है और ये y है। इस y एलिमेंट में जितनी वैल्यूज हैं वो हमारे कोडोमेन है, और जो सिर्फ मैप्ड होती हैं वो रेंज होती हैं। तो कंप्लीट सेट वैल्यूज को हम कोडोमेन कह रहे होते हैं, उसी की यहाँ पर बात हो रही थी। फर्दर the two real valued function और the two integer valued function, जो अभी मैंने अंडर बॉक्स बनाया है इसे, with the same domain can be, यानी अगर दोनों हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो या रियल इंटीजर वैल्यूज फंक्शन हो, अगर वो सेम डोमेन के साथ हैं तो उन्हें ऐड भी किया जा सकता है और उन्हें मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। So let f1 and f2 be the function from a to r which mean real number, then f1 plus f2 and f dot f2 यानी multiply are also function from a to r defined by all x belongs to a। यानी जो फंक्शंस हैं हम उसे ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐड वे पे दिखाया कि जो x एलिमेंट है जो इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो मैंने f of 1x प्लस f2x लिख दिया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो f(x1) f2x दोनों चीजें लिख दी। तो ये दोनों वो फॉर्म्ड हैं जो इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। बट रिमेंबर, नोट दैट द फंक्शन f1 प्लस f2 एंड f1 डॉट f2 हैव बीन डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग देयर वैल्यूज एट x। यानी आप इसकी वैल्यूज को स्पेसिफाइंग करेंगे x के जरिए से, इन टर्म ऑफ द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2 एट x। यानी जो भी x की वैल्यूज होगी उसी बिहाफ पर f1 या f2 की वैल्यूज आ रही होगी। एंड वेरी सिंपल, जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हो तो उस फंक्शन के अंदर x ही उसकी वो डोमेन वैल्यूज होती है जिस पेज पर हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आउटपुट यानी रेंज आने वाली है वो क्या होगी। राइट, यही चीजें हम फंक्शन से देखते हुए आ रहे हैं। सो लेट f1 एंड f2 बी द फंक्शन फ्रॉम r टू r, यानी जो फंक्शन वैल्यूज है वो रियल नंबर से रियल नंबर के दरमियान उसकी रेंज और कोडोमेन है, सच दैट f of 1 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक फंक्शन हमें ये दिया गया है और सेकंड दिया गया है x माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट आर द फंक्शन f1 प्लस f2 एंड f1 डॉट f2, यानी इस बेस पर हम किस तरह से इस पर रियल वैल्यूड को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे ऐड करते हैं। तो f1 प्लस f2 मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, और उसके बाद देखें इस फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने। कन्वर्ट करने के बाद f1 x की वैल्यूज थी एक्स स्क्वायर और f2 की वैल्यू थी x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, सिंपल x। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल x वैल्यूज। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यूज आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। तो इस तरह से सिंपलेस्ट वे से हमने प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों मालूम कर लिया। सो व्हेन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, द इमेज ऑफ a सच सबसेट ऑफ द a कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, इन द राइट वे हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं।
तो पहले इंपॉर्टेंट टर्म रियल वैल्यूड और इंटीजर वैल्यूड फंक्शन को हमने जाना और उसकी एग्जांपल देख ली। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का आता है। तो जब भी हम फंक्शंस को इन कैलकुलस या बेसिक मैथ्स में बात करते हैं तो हम फंक्शन को हमेशा विजुलाइज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, डिफरेंट विजुलाइजेशन टेक्निक है। तो लाइन ग्राफ के जरिए से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान रिलेशनशिप देखने का पता चलता है कि किस तरह से वैल्यू ट्रेंड कर रही है। तो किसी भी फंक्शन को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन किस वैल्यूज पर कहते हैं, उसी चीज को हमें यहाँ समझना है। ग्राफ देखते ही ये बातें हमें समझ में आ रही है। सबसे पहले तो हम इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं, जैसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम इसे स्टेडी इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप इस फंक्शन को के लाइन को देखो तो लाइन में इंक्रीजिंग मौजूद है, ठीक है। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या रीजन पे आप देखोगे कि वहां पर एक स्टेडी मोड है, यानी सेम मोड है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने कोई एक्स की वैल्यू ली, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यूज लेता हूँ तो ये हमें वाई प्रोड्यूस करके देगा, जो कि फंक्शन के ब्लॉक पे दिखाया गया है। लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट पर एक और दूसरी एक्स की वैल्यू लूंगा इस जगह पर, तो ये हमें इंक्रीजिंग वे पे दूसरी वैल्यूज दिखाएगा। लेकिन आप इस रीजन को थोड़ी देर के लिए देखो, इस जैसे मैं इस तरह से बना रहा हूँ ये इस रीजन पर, तो यहां पर आप इस पॉइंट पे एक्स लो, इस पॉइंट पे एक्स लो या इस पॉइंट पे एक्स लो, आपको तीनों पॉइंट्स पर वाई की वैल्यू सेम मिलेगी। यानी एक ऐसा फंक्शन जो इनिशियली स्टेप्स पर तो फर्स्ट वैल्यूज को सेकंड से इंक्रीज होता हुआ दिखाए, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन पर जाकर डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे, उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग की तरह ही काम होगा, लेकिन ऑपोजिट वे पे। कैसे? देखो, अगर मैं इस ग्राफ को यहां से रीड करूं तो इस पॉइंट पे भी एक्स की वैल्यूज और यहां पर भी, ठीक है, क्योंकि मैं पेन यूज कर रहा हूं तो आई एम नॉट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन बट जस्ट कंपेयर, अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेट ही लाइन है। तो दोनों रीजन पर हमें सेम वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब ये इक्वल साइन यहां पर मौजूद है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप सपोज करो कि एक लाइन एक्स की वैल्यू यहां पर है, यानी ये मैंने एक एक्स पॉइंट लिया और मैंने एक एक्स पॉइंट ये लिया, तो आप यहां पर देख रहे हो कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज गैप हमें एक y की वैल्यू यहां मिलती है तो एक वैल्यू यहां मिलती है। चलो, ये तो काफी गैप पर है, मैं चाहूं तो इसके बिल्कुल साथ भी एक लाइन ले सकता हूं, तो इस बेस पर भी काफी डिफरेंस के साथ हमें y की वैल्यूज मिल रही है। तो इस बेस पर हमें यह समझ में आया कि डिक्रीजिंग फंक्शन पे हम कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि हमें एक सेम पॉइंट पर जो इक्वल वैल्यूज भी मिल रही होंगी। द थर्ड वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एज अ नेम सजेस्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पे भी रीजन में आपको सेम जो है मैच वैल्यू नहीं मिल रही है रीजन, यानी मुसलसल फंक्शन को आप इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यूज देखें, कोई यहाँ वाई, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, तो आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं। आप इसमें कहीं पे भी रीजन आपका ऐसा नहीं है जो आपको एक लाइन बनाकर दे जिसमें दो अलग अलग एक्स की वैल्यूज सेम आ सके। एंड द फोर्थ वन इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप प्लॉट करके देखें तो यहाँ पर भी प्लॉट पे वैल्यूज आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फंक्शन को कंपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, इक्वल साइन इसमें नहीं हो सकता, जिसे मैं कट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप इक्वल साइन भी लगाएंगे क्योंकि आप रीजन पे देख रहे हैं कि सेम वैल्यूज भी मिल रही है। वेरी सिंपल वे पे हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसको बुकिश लैंग्वेज से भी समझते हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। So a function f whose domain and codomain are the subsets of the set of the real number is called a increasing। ठीक है, अगर एक फंक्शन है जिसके डोमेन एंड कोडोमेन के सबसेट्स जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। लेकिन इफ f of x is less than equal to f of y, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना f of x equal to less than y, एक्चुअली ये यही पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने लेस देन इससे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, सो n is strictly increasing if f of x is less than f of y, यानी उसमें इक्वल साइन नहीं होगा। whenever x is less than y and x and y are in the domain of f based on the definition, यानी इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आई मीन इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। whereas what about the decreasing? Similarly f is called a decreasing if f of x is greater than equal to, ठीक है, अब यहां पर देखो अब ग्रेटर देन इक्वल आया है, ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f of x is greater than f of y whenever x is less than y and x and y are in a domain of f। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि यहां पर ग्रेटर देन क्यों लगाया गया डिक्रीजिंग में, क्योंकि अगर आप डिक्रीजिंग में देखो ना तो ये वो पॉइंट था जिसमें वैल्यूज डिक्रीज हो रही थी मेजर डिफरेंस के साथ इस जगह पर। यही वजह है कि यहां पर ये साइन चेंज हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यही वजह है कि यहां पर लेस देन आएगा, ग्रेटर देन नहीं आएगा। राइट, अच्छा जी,
तो अब इस फंक्शंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस फंक्शन को इस तरह से कह सकते हैं कि ए फंक्शन f इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको प्रेडिकेट लॉजिक्स में, क्वांटिफायर में कैसे बताएंगे? ऑल वैल्यू ऑफ x एंड ऑल वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन द एम्प्लीकेशन x की वैल्यू लेस देन y होगी। क्यों होगी वो अभी हम इमेज पे देख चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस कंक्लूजन विल बी f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ y। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? साइन जो है वो इक्वल हट जाएगा। सेम लॉजिक हमने इस्तेमाल की, इक्वल साइन हटा दिया। द थर्ड वन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या होगा? साइन चेंज होगा, इक्वल साइन रहेगा। बाकी तमाम वैल्यूज देखें बिल्कुल वैसे ही लिखी गई हैं, ठीक है। सिर्फ साइन को चेंज किया गया है किसमें? कंक्लूजन में। इसी तरह द लास्ट वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, साइन सेम रहेगा ऊपर वाले से, लेकिन इक्वल साइन हटा देंगे, तो हमने यहाँ पर इक्वल साइन हटा दिया एंड दिस इज अ फंक्शन। तो यही वजह है कि मैंने आपको ये स्लाइड पहले नहीं बताई, बल्कि ये बताई ताकि फंक्शन को समझना और क्वांटिफायर फॉर्म पर उसे लिखना, प्रेडिकेट लॉजिक के फॉर्म पर समझना और लिखना भी हमारे लिए इजली हो। सो वेयर द यूनिवर्स ऑफ द डिस्कोर्स is the domain of the f, that's the meaning of the domain and co-domain, क्या आप डोमेन और को डोमेन की वैल्यूज क्या एज्यूम कर रहे हैं, या क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, जैसे सेट ऑफ द रियल नंबर्स ऊपर मौजूद थे। सो दैट इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस सेशन। एंड द लास्ट थिंग इज देयर कि हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शंस को देख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या एग्जाम्पल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें जो a टू b इंप्लाइज होता है वो यहाँ पर r से लिखा गया है। इसका मतलब है कि दो रियल नंबर सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है फंक्शन के लिए। जबकि हमारे पास जो g ऑफ x है वो है 2x-1। तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? इज इट इंक्रीजिंग और नॉट? तो हमें इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना होगा? अभी हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा है कि लेस देन इक्वल, ठीक है, तो सॉरी ग्रेटर देन। तो मैंने कहा 4x इज ग्रेटर देन y होल्ड 2x इज ग्रेटर देन 2y एंड सब्सिक्वेंटली 2x-1 इज ग्रेटर देन 2y-1। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं x एंड y के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 2x-2y, लेकिन हमारे पास फंक्शन 2x-1 है तो मैं कहूंगा 2x-1 इज ग्रेटर देन 2y-1। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे आपकी फंक्शन जो है इस फॉर्म पर इस तरह से चेंज होती हुई यानी इंक्रीज होते हुए दिखेगी, जो हमने ग्राफ पे भी देखा था, राइट। द आइडेंटिटी फंक्शन, so let A is a set, the identity function of A is a function which I of A is implies A to A where I of AX equal to X for all X is element of A। देखें आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सेट आपको दिया गया है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो मैप्ड होंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो नीचे उसी पॉइंट को बताया गया है फंक्शन I ऑफ A इज अ 1-to-1 एंड ऑन-टू। जब ये दोनों चीजों की बात हो गई तो उसका क्या मतलब हुआ? डेफिनेशन पे हमने यही देखा ना टाइप ऑफ फंक्शन में कि जब किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कब कहते हैं? जब वो सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, यानी 1-to-1 भी और ऑन-टू भी हो, और उसका मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज मैप्ड हों। इसी चीज को हम आइडेंटिटी फंक्शन कह रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, तो मैं I ऑफ A जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली एलिमेंट ऑफ A सेट, तो 1 2 3। जब मैं A ऑफ 1 लिखता हूं यानी फंक्शन 1 पुट करता हूं x की जगह पर तो उसकी वैल्यूज 1 आती है, 2 करता हूं तो 2 आती है, 3 आती है, 3 लिखता हूं तो 3 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसमें मौजूद है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और रिजल्ट भी हमारे पास 1 2 3 है। तो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, दैट इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हमने इस सेशन पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना कि एक्चुअली रियल वैल्यूड और इंटीजर वैल्यूड क्या है, लिखने का तरीका, एग्जाम्पल क्या होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होती हैं, प्रेडिकेट लॉजिक्स में उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह से लिखा जाएगा, और लास्टिंग हमने आइडेंटिटी फंक्शन को जाना। तो फुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।